नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर वैल्यूबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। रिवीजन क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। अभी तक हमने 2 रिवीजन क्लासेस आपको दे दी हैं, जिसमें हमने 50-50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम रिवीजन क्लास का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें अगेन हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास पर आधारित। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, विकास एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है और ये आपकी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक ये चलती रहती है और एक आपकी निरंतर प्रक्रिया है। तो इसलिए इसी को बोला जाता है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। खेल पद्धति के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा भी था और काफ़ी इसमें भी हमने डिबेट किया है। देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर दोस्तों ये आधारित है। और दोस्तों, खेल पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये दोस्तों आपके हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए कि कोल्डवेल कुक ही दोस्तों इसके आपके संस्थापक हैं। कई बुक्स में दोस्तों इसको फ्रोबेल भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो इसका हेनरी कोल्डवेल कुक ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक है। इसमें काफ़ी डिबेट हो चुकी है और जहाँ तक मेरा कंक्लूजन बैठता है तो इसका संस्थापक यही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से का हिस्सा है? भाई, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट कहाँ होता है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है बौद्धिक विकास से संबंधित। जितने भी आपकी अवधारणाएं हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो आपके बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो इंडिविजुअल लर्नर होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दर में वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रेट ऑफ डेवलपमेंट मतलब किसी का विकास थोड़ा तेजी से होता है, किसी का विकास धीमा होता है, लेकिन विकास सभी का होता है। विकास का क्रम सबका एक होता है, सब में शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है ना? इसी तरह से विकास की सामान्य क्षमता सभी में होती है, सीक्वेंस ऑफ जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसी तरह से जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं वो भी आपके सामान्य हैं। ठीक है ना, यानी सभी में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं वो सबके लिए हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। देखिए, मानवीय मूल्यों के विकास का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। देखिए, जो दोस्तों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उनके विकास को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन, यानी कि अभिव्यक्ति इनको बोला जाता है। मूल्यों पर आधारित हमने एक वीडियो डाली है पहले भी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो उसमें आपको पता लगेगा दोस्तों कि जो मूल्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टिकोण के आधार पर, विषय क्षेत्र के आधार पर ना। तो जैसे सकारात्मक मूल्य होते हैं, नकारात्मक मूल्य होते हैं। तो जो इनका विकास होता है दोस्तों वो किससे रिलेटेड होता है? आपका मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति से रिलेटेड होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं या फिर बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अपने समकक्षी वर्ग के यानी कि ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इस अवस्था में आपको ध्यान होना चाहिए, बालकों में समस्या की अधिकता होती है, कल्पना की अधिकता होती है, सामाजिक अस्थिरता होती है, ठीक है। और इसके अलावा इनको शारीरिक और मानसिक समायोजन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। किशोरावस्था को आप ध्यान में रखेंगे, 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको आप किशोरावस्था कहते हैं। इसको भी दो पार्ट में वैसे डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष चलती है और फिर उत्तर चलती है 17 से लेकर 21 साल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमेशा दोस्तों क्वेश्चन आते हैं निकल कर, ठीक। तो इनको आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इतने सारे फैक्ट्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण यानी कि करंट व्यू की मान्यता है। आपका बचपन के जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है यानी कि करंट में क्या व्यू माना जाता है बचपन को लेकर। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि यानी कि वेटिंग पीरियड है, या फिर बचपन वृद्धि एवं विकास की एक अनूठी अवधि है। तो इसका राइट आंसर क्या है, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि भाई वृद्धि और विकास चल रहा है, तो आपके लिए इसका आंसर देना काफ़ी इजी है। लेकिन अगर ये एग्जाम रेंडमली जब आपके सामने आएगा, जब आपके क्वेश्चन ये आपका रेंडमली आएगा, तब इसका जवाब देना उतना आसान नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखें कि भाई जो आज का जो करंट व्यू है बचपन को लेकर वो है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब आप देखिए, अब आप LT का पेपर दे रहे हैं तो आपको मनोविज्ञान भी आना चाहिए, साथ में अपना विषय भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर सभी। तो आपको बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या है। भाई जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का भी, विश्वास का भी और सम्मान का भी, ठीक है। तो ये सभी राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। हर अवस्था के अपने अपने खतरे हैं। विकास उकसाने, बढ़ावा देने यानी कि स्टिमुलेशन से नहीं होता है, ये आपका दोस्तों कथन सही नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सही। देखिए, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, गलत है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से भी होता है। जब आप उकसाते हैं, किसी को बढ़ावा देते हैं, तो उससे दोस्तों उसको क्या मिलता है, एक तरह से पुनर्बलन मिलता है। तो पुनर्बलन मिला तो उसको अभिप्रेरणा मिलती है, यानी कि उसको प्रेरणा मिलती है और अच्छा कार्य करने की। तो उससे क्या होगा, उसका ऑफकोर्स क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो उकसावा देंगे, किसी को बढ़ावा देंगे, तो भाई उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा ना। तो उससे क्या मिलती है, उसको अभिप्रेरणा मिलती है और उसका बिल्कुल विकास होता है। ये भी काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है, काफ़ी बच्चों ने इस पर प्रश्न उठाया था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए और वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सही है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों आपका किसका है, किशोरावस्था का गुण है, ठीक है। तो जो आपका जेंडर रोल होता है, तो इसमें जैसे कि आप फेमिनाइन सोशल रोल या फिर आपका जो मस्कुलाइन सोशल रोल होता है दोस्तों, इनको प्राप्त करना ये आपका है किशोरावस्था का गुण, ठीक है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल सही। अपने हम उम्र बालकों के संग रहना, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। यानी कि जो इसका डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। विकास का अर्थ यही होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु या फिर टॉय एज कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको बोला जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर ये सभी। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि बाल्यावस्था को आपका क्या बोला जाता है? खिलौनों की आयु बोला जाता है। तो इसके अंदर जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको दोस्तों खिलौनों की आयु बोला जाता है या टॉय एज बोला जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष। और जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष। इसको भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनमें क्यूरियोसिटी का गुण पाया जाता है। तो वो अपने माता पिता से, शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनमें समूह प्रवृत्ति यानी कि ग्रुप में रहने की जो आदत है उसका भी विकास होता है और इसमें बच्चे अपने साथियों के संग रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो आपको बाल्यावस्था के बारे में याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताने की पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है। दल व समूह में रहने की अवस्था दोस्तों ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की है। अनुकरण करने की अवस्था ये भी सही है। प्रश्न करने की अवस्था ये भी सही है। लेकिन खेलने की अवस्था दोस्तों ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष। ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इनमें वो आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है दोस्तों? ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं और फिर आपकी क्या होती हैं? विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बालक पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने हाथ, पैर, सिर सभी अंगों का प्रयोग लेता है। ठीक है। और बाद में क्या होता है? केवल संबंधित अंग से ही रिलेटेड प्रतिक्रिया करता है। यानी कि विशिष्ट अंग आपको पता है कि भाई आपको किसी वस्तु को पकड़ना है तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बालक क्या करता है? पहले सामान्यतः सभी अंगों का प्रयोग करता है। तो विकास क्या हुआ भाई? सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। वंचना का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपको छल पूर्वक व्यवहार करने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आपके वंचना बोला जाता है। ठीक है। तो जो आवश्यकता है वो वंचना की शारीरिक अवस्था है। ठीक है। क्योंकि आवश्यकता है तो उसी के कारण आपकी क्या होती है? इस टाइप की क्रियाएं आदमी के द्वारा की जाती हैं, यानी कि छल पूर्वक व्यवहार। ठीक है। या जो भी आपकी ठगी, जालसाजी जो भी आपका आदमी करता है तो वो एक तरह की क्या है? आवश्यकता के कारण ही होता है। बाकी जो अंतर्नोद है वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता और अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतर है। अंतर्नोद का मतलब क्या होता है? ड्राइव। ठीक है ना, जो आपको ड्राइव करता है। तो आवश्यकता एक तरीके से जो अंतर्नोद है वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है और जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आंतरिक जैविक बल है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये क्रियात्मक अनुसंधान से आ गया तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य है दोस्तों? नवीन ज्ञान की खोज नहीं। शैक्षिक परिस्थितियों के व्यवहार विज्ञान की खोज का विकास, ये भी गलत है दोस्तों। क्या है? विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, यही क्रियात्मक अनुसंधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व यानी कि शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल्यावस्था का ये गुण होता है शेम एंड प्राउड। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की आपको बताना है कि मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति,
चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर है क्या है, चिंतन प्रक्रिया, यानी कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है दोस्तों वो इसमें नहीं होती है। बाकी दोस्तों इसमें क्या होता है भाई, सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता आती है, ये तो होता ही है। इसके अलावा जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ये भी आपके अंदर होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी दोस्तों आपकी क्या होती है, शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं। जन्म से लेकर 15 दिन की जो अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है बचपनावस्था, और ये जो होती है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। तो कई जगह पे कई बुक्स में क्या होता है कि भाई जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था भी बोला गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कैटेगराइजेशन आप अच्छे से ध्यान में रखना कि जो शैशवावस्था होती है वो आपकी जन्म से 15 दिन की अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, इसको समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, समायोजन की अवस्था। ठीक है, एडजस्टमेंट की एज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक, कोई कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉल्सेनिक, पियाजे, स्किनर, हॉलॉक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्किनर के द्वारा यह कथन कहा गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल जो आपका आकार है उसमें वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ, कौशलों में वृद्धि, यानी कि आपका एक तरह से शारीरिक वृद्धि जो आपकी, इसके अलावा जो आपकी मानसिक वृद्धि है। ठीक है, और इसके अलावा जो सभी प्रकार की जो वृद्धियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों, वो है विकास से। ठीक है ना, जो विकास होता है वो परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना। जो विकास, परिपक्वता का संबंध है वो विकास से होता है। ठीक है दोस्तों, हमने इसका वैसे गलत यहाँ पर आंसर गलती से बी लिख रखा है, इसको आप ए कर लीजिएगा। जब मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो तनाव और क्रोध की अवस्था है वो कौन सी है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में हमने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज है जिसमें बहुत ही मतलब बहुत अलग तरीके से शारीरिक रूप में परिवर्तन आते हैं। तो ये परिवर्तन की अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, इसमें विषम लिंगी भावना का विकास होता है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, इसमें तनाव और परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आत्मनिर्भरता भी आती है इसके अलावा। ठीक, तो ये चीज़ें दोस्तों आपने ध्यान में रखनी होगी कि भाई किशोरावस्था की क्या मतलब स्पेशलिटी है, इसके अलावा जो आपकी शैशवावस्था में क्या उसकी मतलब स्पेशल चीज़ें हैं, इसके अलावा जो बाल्यावस्था है। ठीक, तो इन सब की दोस्तों आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की भी संभावनाएं रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में। अब 13 वर्ष आ गया तो आपको पता है भाई 13 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। तो वैसे भी आपको पता तो लग ही गया होगा गुणों से कि भाई इस टाइप का जो गुण हैं वो किस अवस्था में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है ना, तो भाई सीधी बात है कि ये क्या है, किशोरावस्था का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास का आपने अध्ययन करना है तो उसकी सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर है विकासीय विधि इसकी सबसे बेस्ट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। देखिए बच्चे का जो शीर्षस्थ सिद्धांत है दोस्तों वो ये कहता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो हमेशा क्या होता है, सिर से पैर की ओर को होता है। ठीक है, तो सिर से पैर तक की होता है और भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं तक विकास का यही क्रम रहता है। तो इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। इसको का ध्वमुखी विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो विकास हमेशा क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले आपके मस्तिष्क का विकास होता है और फिर धीरे धीरे आपके बाकी अंगों का विकास होता चलाता है पैरों की ओर को। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। रूप, रेट,
अनुक्रम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये सभी इसका राइट आंसर है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के संग होने वाले परिवर्तनों में सभी शामिल है। देखिए, रूप चेंज होता है, रेट चेंज होता है, सीक्वेंस चेंज होता है, सभी दोस्तों इसमें क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बच्चे को विकसित होने में दोस्तों 280 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। हमने इसका गलती से ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही है आपका, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, या फिर आपको सर्कुलर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है, विकास निरंतर होता है, ये भी पता है। विकास मशीनी प्रक्रिया है दोस्तों, ये आपका गलत है। ठीक है, तो विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, बाकी विकास आपका लंबवत नहीं होता, वृत्ताकार होता है। ठीक है, इस गति में होता क्या है कि विकास आपका क्या होता है? सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। देखिए, वर्तुलाकार या विकास का मतलब क्या है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सीधे सीधे नहीं होता चला जाएगा। वो आपका क्या होगा दोस्तों कि एक ही गति से सीधा चलकर विकास नहीं होगा, बल्कि आपको क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ेगा, ताकि आप विकास को परिपक्व अवस्था में बना सके, यानी कि जो आपका विकास है वो आपका स्थायी रूप दिया जा सके उसको। ठीक है, तो यानी कि जैसे विकास की गति क्या होती है, बीच में धीमी हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। धीमी इसलिए होती है ताकि वो क्या हो, अपने वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दे सके। तो विकास आपका डायरेक्टली लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, ये तो सभी हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको पता ही भाई विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? भाई प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? जब आप सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वे विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? बताइए। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति से स्वायत्त की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि दोस्तों आपका जो विकास है वो आपकी क्या है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो विकास है वो आपका क्या है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कि कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि कौन विकास का सिद्धांत है। आपको बताना है कौन विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत। तो अंतः संबंधित होती है। सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, विकास दर में सबका अलग अलग होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत। कैसा बताया था? वर्तुलाकार। ठीक है, यानी कि सर्कुलर। और इसके अलावा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? भाई नर्सरी कक्षा में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है बताइए? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो भाई आप बताइए क्या होना चाहिए? जब नर्सरी कक्षा में बच्चा पहुंचता है तो जो वो कहाँ से आता है? सबसे पहले अपने परिवार को ही जानता है वो, तो बाद में जब वो क्या होता है, मित्रों से मिलता है, फिर उसके बाद विद्यालय को जानता है। ठीक, तो सबसे पहले तो परिवार ही उसकी प्राथमिक पाठशाला है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट विषय वस्तु क्या रहेगी? मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से? इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है दोस्तों? ये होती है आपकी 13 से 16 वर्ष तक की। तो 13 से 16 वर्ष तक की जो आपकी कह सकते हैं आपकी जो किशोरावस्था होती है, वो ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा अपने माँ बाप के साय से बाहर निकलकर बालकों की संगत को पसंद करता है। ठीक है,
उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, शैशवावस्था के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 17 से 21 वर्ष की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। भाई किसके होगा, भाई उद्दीपन का संबंध किससे होता है, उद्दीपन का संबंध किससे होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया यानी कि अनुक्रिया से जो रिलेशन होता है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है। जैसे कि हमने दोस्तों आपको बताया था कि विकास क्या है दोस्तों, जो आपका परिपक्वता है वो आपका विकास का और शिक्षण का परिणाम होता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका जो प्रतिक्रिया है वो आपका क्या है दोस्तों, एक तरह से उद्दीपन का परिणाम है ना। जब उद्दीपन होता है तो उसके प्रति क्या होती है, अनुक्रिया होती है, तो वो उसी का परिणाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, अगेन निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसके बारे में हमने बताया भी था, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उस कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.5 के समान उच्च है, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है ना कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें परिवेश की क्या भूमिका रहती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कई बच्चों के द्वारा ए दिया गया है, कई लोगों के द्वारा बी दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ही होना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में भी इसको बी ही बताया था कि भाई पिछली कुछ दशाब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षाओं में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके परिवेश का उनमें प्रभाव पड़ा है, ठीक है। लगातार जो बच्चे हैं उनके IQ लेवल में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बना दिया गया है कि जिससे कि उनका जो उनकी जो बुद्धि लब्धांक परीक्षा है उनमें वो प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना लगातार, जैसे आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की परसेंटेज लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये किसका प्रभाव है, एनवायरनमेंट का ही तो प्रभाव है ना। क्योंकि बच्चों को इस समय पर क्या है, स्टडी को लेकर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये ऐसा परिवेश बना दिया गया है कि जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। इस समय पर आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम IAS है और जैसे जैसे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक कर ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं उनके एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो अभी तो इसके बारे में बताया था, क्या है इसका, किशोरावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, या फिर अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बच्चा जैसे जैसे विकसित होता चला जाता है तो उसको विभेद और एकीकरण की उसमें समझ विकसित होते चले जाते हैं। उसको पता लग जाता है कि भाई घर का माहौल कैसा है और विद्यालय का माहौल कैसा है। शुरू में जब आता है तो सोचता है कि भाई मैं अपने घर में ही हूँ, तो वो चिल्लाता है। घर में चिल्लाना अलग चीज़ है, वहाँ पर तो उसको कोई ना कोई आ जाएगा चुप कराने, लेकिन विद्यालय में उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसको अनुशासन में रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे जबकि उसको पता लग जाता है कि विद्यालय और परिवार यानी कि जो आपका घर है उसमें अंतर है, तो उसको विभेद का, उसका विभेदीकरण का क्या होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है, ठीक है। तो ये उस सैद्धांतिक आधार है पर है मतलब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास हो। बिल्कुल गलत। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। बिल्कुल गलत। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों के अनुकूल करें। बिल्कुल सही।
और विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के संग समान रूप से व्यवहार करे, बिल्कुल गलत। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है कि भाई विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार ही अनुदेशन युक्तियों के अनुकूल करे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपको सारे विकासात्मक कारकों के का ज्ञान होगा तो उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, अनुदेशन का प्रबंधन करेंगे या फिर अनुदेशन युक्तियों को अडेप्ट करें, ठीक। तो ये भी काफ़ी सही है। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। कहने का मतलब यह है कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भाई बहन और अध्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यापक को कहाँ से जानकारी होगी, ठीक है। अध्यापक और साथी, साथी तो बनते ही नहीं है, ठीक है। साथी तो बाद में होते हैं 2 से 6 वर्ष, ठीक है। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है वो अपने ही साथी की क्या जानकारी देगा, ठीक है। साथी एवं माता पिता, बिल्कुल गलत। साथी तो हो ही नहीं सकता, माता पिता दे सकता है जानकारी और भाई बहन, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भाई आप देखिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। तो 2 से 6 वर्ष में जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे के साथी होंगे वो उसकी जानकारी क्या देंगे, ठीक है। इसमें अध्यापक को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसमें जो अच्छे से जो भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी होती है वो माता पिता और भाई बहन को अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो वही आपका समूह में स्वीकार्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था का मतलब ये हो गया कि दोस्तों आपका जो उत्तर बाल्यावस्था होगी, ठीक है। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 24 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 6 से 11 वर्ष, ठीक है। 6 से 11 वर्ष होगा, ठीक है। ये मैंने शायद यहाँ पर गलत लिख दिया है, 6 से 11 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है। या 6 से आप 12 वर्ष लिख लो, ठीक। वैसे ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ एक बार, 6 से 11 वर्ष है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यही वाला आपका। वैसे तो देखा जाए तो मोर एग्जैक्टली आपको मैंने बताया था, वो आपका क्या था भाई, 6 से 12 वर्ष था, ठीक। पूर्व बाल्यावस्था क्या चलती है आपकी, देखा जाए तो वो चलती है 3 से 6 वर्ष, और फिर जो उत्तर होती है 7 से 12, तो आप 6 से 12 मान लीजिए उसको, ठीक है। 6 से 11 मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो 6 से 12 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। जैसे कि अभी आपको बताया था दोस्तों, विकास हमेशा क्या बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर को बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है। जब भैया वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर प्रदर्शन को, जो उसका संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन है, उसके की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाना है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है वैसे सहयोग देना ही इसको बोला जाता है। सहयोग मिलने से क्या होता है दोस्तों कि भाई कोई भी वयस्क है उसमें आपका क्या होता है, अंतर्निहित क्षमता का उसका विकास होता है और वो प्रगति की तरफ को अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सहयोग देना ही बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। देखिए, जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें जो भाषा है वो सामाजिक के बजाय आपकी क्या होती है, अहम केंद्रित होती है, अहम केंद्रित अधिक होती है, ठीक है ना। यानी अहम केंद्रित का मतलब है कि ईगो सेंट्रिक, ज़्यादातर वो आपकी सामाजिकृत ना होकर क्या होती है, अहम केंद्रित होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। देखिए दूसरा वाला सही है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों कुछ डिबेटेबल क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा लगातार पूछे गए हैं
किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस पर तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है। आप में से काफ़ी छात्र बोल रहे हैं कि इसका आंसर सी क्यों नहीं होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसके पीछे तर्क ये है दोस्तों, ये मेरा तर्क है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सी नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर इसका आंसर डी ही दिया गया है। ठीक, तो इसके पीछे देखिए तर्क ये है कि छात्र का केवल उसकी उपलब्धि के संग अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो दोस्तों वो मूल्यांकन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ कंपैरिजन कहलाएगा। ठीक है ना। अब आप में से कई लोगों ने बोला कि इससे उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हनन हो जाएगा, उपेक्षा का शिकार हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एज ए स्टैटिस्टिशियन आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर किसी छात्र ने पिछली परीक्षा में क्या अर्जित किया और उसने इस परीक्षा में क्या अर्जित किया, केवल अगर आप उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे तो इससे आपके सामने सही तस्वीर निकल कर नहीं आएगी रिजल्ट की। देखिए अगर मैं बोलूं कि पिछली परीक्षा में किसी छात्र ने 100 में से मान लेते हैं 10 अंक प्राप्त किए, ठीक है, अब दूसरी परीक्षा में उसने 100 में से 20 अंक प्राप्त किए, तो भाई इसका मतलब ये है कि उसकी जो उपलब्धि है वो दोगुनी है। ठीक है, लेकिन उसमें अन्य छात्रों ने कैसा परफॉर्म किया उस परीक्षा में, ये भी तो देखना जरूरी है ना। देखिए वो अपने हिसाब से तो ठीक है उसका मूल्यांकन, लेकिन जो बाकी छात्र हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्या पता इस पेपर में सभी छात्रों ने बहुत अच्छे स्कोर किया हो। ठीक है ना, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि आपका मूल्यांकन सटीक नहीं रहेगा। आप ये कहेंगे कि हाँ इसने वृद्धि तो करी है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों के जो सापेक्ष है इसकी वृद्धि उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि वो वहीं पर ही है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि आप एक जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे हो सकता है कि भाई जो सामान्य बच्चे हैं इन्होंने उस परीक्षा में बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त किए हो, क्या पता जो क्लास का एवरेज है वो 70 से ऊपर हो। ठीक है, और इस परीक्षा में जो क्लास का एवरेज है वो 60 हो। ठीक, तो बात तो वही पड़ी, समझ रहे हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा कि जो मूल्यांकन है बस ये दिखाएगा कि हाँ भाई वो आपका देखा जाए तो अगर हम पिछली प्रगति से उसकी मूल्यांकन करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम ये पाएंगे कि हाँ भाई उसने पिछली परीक्षा के मुकाबले सही तो किया, लेकिन जो उसका रेट है वो क्या सही है, क्या उसको 10-20 मार्क्स इनफ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि एक सामान्य स्तर का जो छात्र है उसने उस परीक्षा में हो सकता है कि 55 मार्क्स गेन किए हो, तो वो भी तो दोस्तों देखना जरूरी ना। हो सकता है कि जहाँ पर उसने 10 मार्क्स किए गेन किए हो वहाँ पर एक सामान्य स्तर के छात्र ने 45 मार्क्स गेन किए हों। ठीक है, तो लेकिन भले ही उसका जो स्तर है वो बड़ा है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वहाँ पर सामान्य छात्र हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा, और मेधावी छात्र हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, यानी कि जो बाकी क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस है दोस्तों उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों यही इसका लॉजिक निकल कर आता है कि भाई आपको सभी के संग इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्या होगा, एक ब्रॉड पिक्चर निकल कर आती है। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स में भी बताया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स में आप एक तरफ अगर डेटा को देखेंगे तो उससे आपका क्या होता है, मैनिपुलेशन की संभावना रहती है। अगर हम डेटा को प्रॉपरली नहीं दिखाएंगे तो उससे आपको प्रॉपर तस्वीर नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भाई एक डेटा या एक सर्वे ये कहता है कि भाई जो सड़क के किनारे चलने वाले लोग, जैसे कि सड़क पे चलने वाले लोग, उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बाकायदा सड़क के बीच चलने वाले लोगों के। ठीक है ना, मान लेते हैं कि भाई सड़क के किनारे चलने वाले 90 लोगों का एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, और 10 लोगों का एक्सीडेंट मिडिल में हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो 90 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है वो सड़क के किनारे चलने वाले लोगों का हुआ है, और 10 जो कि मिडिल में चलने वाले लोगों का एक्सीडेंट, यानी कि मिडिल में एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या इसका तर्क ये निकलता है कि भाई मिडिल में चलना सेफ है? क्या इसका तर्क ये निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते। देखिए आपने ये तो कंपेरिजन किया ही नहीं ना कि भाई सड़क के किनारे कितने लोग चलते हैं और मिडिल में कितने लोग चलते हैं। अब अगर देखिए सड़क के किनारे 1 लाख लोग चलते हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में 90 लोग मरे, और सड़क के बीच में माना अगर 200 लोग चलते हैं तो उसमें से 10 लोग मर गए। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसलिए कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने 10 मार्क्स तो प्राप्त किए लेकिन 20 मार्क्स उसने प्राप्त किए, लेकिन बाकी से भी आपका कंपैरिजन करना उसको जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने दोस्तों इसको यहाँ पर डाला है। ठीक है ना, बाकी देखिए अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि राइट आंसर बिल्कुल डी ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आंसर जो मैंने दिया है उसके पीछे का मैं तर्क आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी दोस्तों इसका सभी जगह आंसर डी ही दिया गया है, सी कुछ एक आध जगह मुझे देखा, लेकिन फिर भी मैं उनके आंसर से उतना जस्टिफाई नहीं था। ठीक है, मुझे मतलब उतना
सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से एक और डिबेटेबल क्वेश्चन कि विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है। ठीक है, मैं जो अपना आंसर दिया मैं उसके पीछे लॉजिक आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने इसका आंसर दिया था विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, जबकि कई बच्चों का मानना है कि दोस्तों कि ये मतलब कि मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से भी ये संबंधित है। ठीक है, पहली बात, पहला लॉजिक तो दोस्तों ये मेधावी छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र नहीं लिखा हुआ। चलो फिर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आप मेधावी छात्रों को मान रहे हैं कि वो प्रतिभाशाली छात्र हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है विशिष्ट बच्चे, ठीक है, एक होता है विशिष्ट बालक, एक होते हैं विशिष्ट शिक्षा। देखिए, सभी विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा नहीं होती है। जितना मैंने दोस्तों पढ़ा है और जितना मैंने इसमें रिसर्च किया है, मैंने यही पाया कि विशिष्ट शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए होती है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन उन्हीं के लिए होती है क्योंकि वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ठीक, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनके लिए दोस्तों क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा की तो नहीं कह सकते आवश्यकता, स्पेशल एजुकेशन के लिए, लेकिन इनके लिए स्पेशल क्लासेस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनके लिए स्कूल जो टीचर्स होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है ना, इनके लिए आप स्पेशल से क्लास प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन जो विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए दोस्तों आपको क्या होता है कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल टाइप के स्कूल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर आप देखना कि आपको आंसर यही मिलेगा कि विशिष्ट शिक्षा का जो संबंध होता है वो विकलांगों की शिक्षा से ही होता है, मेधावी शिक्षाओं से नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर ज़्यादातर बी ही दिया गया है हर जगह, लेकिन मैं फिर भी नहीं कह रहा हूँ कि इसका आंसर बी होगा। मैं सिर्फ आपको अपने आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर दिए हैं मैं उनका आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशल एजुकेशन आपकी क्या होती है, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से ही होती है, जो ऐसे बालक जिनको क्या होती है, कहीं ना कहीं आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। किसी को लिखने में दिक्कत होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई, किसी को पढ़ने की अक्षमता होती है, डिसलेक्सिया होता है, किसी को डिस्ग्राफिया होता है, कोई आपका शारीरिक रूप से अपंग होता है, कोई बहरा होता है, कोई अंधा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको शारीरिक रूप से कोई कमी होती है तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इंडिया में तो फिलहाल तो यही है। बाकी अगर किसी को लगता है कि भाई ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अपना तथ्य लेकर आए, उनका प्रमाण प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा है, सभी का भला हो जाएगा। ठीक, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये आपकी विकलांगों के शिक्षा के कार्यक्रम से ही रिलेटेड है, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखना, विशिष्ट बालक और विशिष्ट शिक्षा, जरूरी नहीं कि विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट शिक्षा हो। विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली ऑफकोर्स आपका विशिष्ट बालक है, लेकिन विशिष्ट शिक्षा वो एक अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, फिलहाल तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मेरी रिसर्च रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोस्तों ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके समझ में आए होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। काफ़ी आपके कमेंट भी आते हैं, कभी कभार कमेंट्स को देखकर हंसी भी आती है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर मैं कभी कभार क्या होता है कि मुझे लगता है यार कि सभी गलत है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूज़न, जितना कम पढ़ेंगे उतना लेस कन्फ्यूज़न। तो कोई बात नहीं, आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण आपकी क्षमता आप में पैदा हो रही है। और जब आप विश्लेषण करेंगे, अच्छे से उसमें लगेंगे, तो आपका जो ज्ञान आपको मिलेगा वो बहुत स्थायी होगा और आपको ये मदद करेगा परीक्षा में। तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना भी डाउट लगते हैं मैं कोशिश करूँगा। मैं कमेंट्स में तो जवाब देने पॉसिबल नहीं होते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो में, अगली वीडियो में उनका स्पष्टीकरण जरूर दूं। तो आज के जो दो स्पष्टीकरण हैं वो मैंने इसलिए दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि इसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों साइकोलॉजी एक आपकी एक ऐसी मतलब एक ऐसा ये विज्ञान है, ठीक है, वो ऐसा मतलब है कि भाई हर ताले की अलग चाबी है। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।